नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या अभिवाहन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस वीडियोस की चर्चा करेंगे, जिससे हमें इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था कि गॉस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा, उस पहले चैप्टर में हमने मुख्यतः इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा की थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियो आप तुरंत देख लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपके पास जो यूनिट रहेगी, फर्स्ट यूनिट जो है 12th क्लास की, उसमें 4 चैप्टर मैंने पहले बताया था, आप जानते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, दूसरा अपना गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन है, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव है, और चौथा चैप्टर है कैपेसिटेंस यानी धारिता का। पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से दूसरा पढ़ पाएंगे। ये समझ में आ जाएगा तो पहले चैप्टर पे ही बेस्ड है तीसरा चैप्टर, और उसी से कुछ रिलेटेड है चौथा चैप्टर। तो ये बाकी के चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहला चैप्टर अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, जो मैंने आपको करवा दिया है। तो जिस विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बाकी विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी आपको रखनी होगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में इसको मिस करते हैं, कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं, तो आपके समझ में आने की संभावनाएं कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं अभिवाहन। इसका मतलब है वैसे ट्रांसफर होना, उसी तरीके से है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले देखिए इस चैप्टर में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। हम जैसे इस प्रकार से हम कोई मकान बनाते हैं, उसमें मुख्य योगदान उसकी नींव का होता है, सबसे पहले नींव डाली जाती है। उसी प्रकार से गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर का ध्यान होना जरूरी है। अब तक हमने ये पढ़ा कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब तक हमने पढ़ क्या, एरिया स्केलर क्वांटिटी, हमने कहीं भी इसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। लेकिन फिजिक्स में इस चैप्टर में हमें एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी लेना होगा। क्यों लेना होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसका यूज किस प्रकार से होगा ये हम आगे की वीडियो में टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एरिया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर फॉर्म तो हमेशा पढ़ते ही आए हैं, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। इस चैप्टर में जहां भी एरिया आएगा उसे वेक्टर क्वांटिटी लिया जाएगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये 2 डायमेंशन के अंदर हम पढ़ेंगे, पहला 2D के अंदर और फिर 3D के अंदर। 2D जैसे कोई प्लेट होगी, कोई सर्किल हो गया, कोई अपना आयत हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, और 3D जैसे कोई अपना स्फीयर हो गया, कोई बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, या कोई अपना क्यूब घन हो गया। इस प्रकार से जो आकृतियां हमारे पास आएंगी। अब 2D के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास मैं एक अक्षर बना लेता हूं XYZ, क्योंकि हमारे पास एक प्लेन है, और प्लेन में यहाँ पे मैंने 3D बनाया है, 3D एक्सिस है XYZ। इसके अंदर एक प्लेन रखा है, प्लेन जैसे ये रखा, जिसकी लेंथ L है और उसकी जो विड्थ है वो B मैंने यहाँ पर ली है। एक आप आयत इसको मान ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर हमने मान लिया। आप जानते हैं इस प्लेन के अंदर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अब आप जनरली जो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कि इसका एरिया हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसका एरिया हम निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई से। यहाँ पर इंटू है मल्टीप्लाई के लिए नॉर्मल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू ये नहीं है। L इंटू बी होगा, ये सिर्फ एरिया होगा। अब तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, चाहे आप कोई वर्त लेते हैं तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग लेते हैं तो भुजा के स्क्वायर होता है, यानी कहीं भी हमने उसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी, और डायरेक्शन इसमें होगी। अब देखिए, नॉर्मल एरिया है वो L इंटू बी होगा, यानी आप कह सकते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और अपना एक डायरेक्शन 2 चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है।
अब इस एरिया का वेक्टर बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस एरिया को ए वेक्टर से डिनोट किया वेक्टर क्वांटिटी के लिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो और उसकी डायरेक्शन। अब उसकी डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ए कैप लगा दिया। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। अब देखें, अगर मैं इसको ए वेक्टर को अपने वेक्टर में लिखूं, मैं ए वेक्टर बराबर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से लिखा जाएगा। क्रॉस के लिए यानी वेक्टर में बताने के लिए इसको एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया अपना, सदिश गुणनफल इसे कहते हैं। यहाँ पर इनको वेक्टर से दिखाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे ए क्रॉस बी होता है, तो इसमें एक तो मैग्नीट्यूड आता है, साथ में उसकी क्या आती है, डायरेक्शन आती है। जिस प्रकार से हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा आता है और इसके साथ में आती है उसकी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है वो हम पेस नियम से देते हैं या दक्षिण हस्त नियम से देते हैं, दाएं हाथ के हथेली के नियम से दिया जाता है। ये डायरेक्शन उस हिसाब से निकाली जाती है जो हम यहां से भी निकालेंगे। तो इसी अपने हिसाब से एल क्रॉस बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर बताने के लिए मैग्नीट्यूड बताना होगा और फिर मैं इसकी डायरेक्शन निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या आएगा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी एल बी साइन थीटा, इतना तो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। तो एल बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री है एल और बी के बीच का एंगल, तो ये साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या आ जाएगा एल बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल बी आ जाएगा, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाऊंगा, जिससे मेरे को इसकी दिशा मिलेगी, यानी इस ए वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड में है। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, यह आपका दायां हाथ है, इसमें आपकी जो अंगुलियां हैं वो एक क्वांटिटी की तरफ होती हैं, हथेली की डायरेक्शन है वो दूसरी क्वांटिटी की तरफ होती है। तो आप जब अपनी अंगुलियों को हथेली यानी एक राशि से दूसरी राशि की तरफ मोड़ते हैं, तो आपके पास ये अंगूठा है वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर आप देखें तो मैं अगर इसको इस प्रकार से मान लूं कि एल जो है वो वेक्टर यहाँ पे दिखाया मैंने तो इस डायरेक्शन में है, बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये मेरा दाएं हाथ है। इस दाएं हाथ से मैं अंगुलियों को एल वेक्टर की डायरेक्शन में रख रहा हूँ और बी वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली की डायरेक्शन है। तो अंगूठा आप देख सकते हैं, अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, अंगूठा इस तरफ जाएगा, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है यह आपको पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड है, इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, तो जस्ट अंदर की तरफ कौन सा होगा, माइनस जेड अक्ष होगा। और जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं तो इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप हमने पढ़े हैं, जो अलोंग द एक्स एक्सेस, अलोंग द वाई एक्सेस और अलोंग द जेड एक्सेस यूनिट वेक्टर दिखाए जाते हैं, जो दिशा बताने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर अंदर की तरफ अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर माइनस के कैप आ जाएगा। तो यहाँ से ए कैप जो है यानी डायरेक्शन है ए वेक्टर की वो माइनस के कैप आएगी। इस वजह से कंप्लीट ए वेक्टर की जो वैल्यू है एरिया वेक्टर वो क्या आएगा, एल बी डॉट नॉर्मली माइनस के कैप, यानी ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एल बी होगा और डायरेक्शन माइनस के कैप यानी माइनस जेड एक्सिस के अनुदिश होगी अंदर की तरफ। अब अगर मैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंदर की तरफ ही होगी, ये बाहर की तरफ भी हो सकती है। जैसे सपोज करें मैं इसको इस प्रकार से दिखाऊं कि एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो अब अगर मैं यहां पर लगाता हूं अपना दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड, अंगुलियां मेरी एल वेक्टर की डायरेक्शन में है, हथेली की डायरेक्शन जो है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, और आप देख सकते हैं अंगूठा बाहर की तरफ है, यानी अब ये प्लस जेड के अनुदिश इसका जो प्लेन ये आपका एल क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, प्लस जेड के अनुदिश होगी। तो यहां पर सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि प्लस के कैप आ जाएगा, यानी हमें ये देखने को मिला कि इसकी डायरेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं या इस डायरेक्शन में लेते हैं तो प्लस जेड कैप या माइनस जेड कैप, यानी ए वेक्टर की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो प्लस के कैप या माइनस के कैप आ सकती है। यानी इस सरफेस के आउटवर्ड बाहर की तरफ उस साइड में भी और आउटवर्ड बाहर की तरफ इस साइड में दोनों तरफ आ सकती है। ऐसा ही एग्जांपल और भी लेते हैं हम। ये अपने पास दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर वही एक्स वाई जेड एक्सेस दिखाए। यहां पर मैंने यहां रखा है एक प्लेन, मान लीजिए वही आयत कह सकते हैं आप, ये इस प्रकार से रखा है, एक्स जेड प्लेन में रखा है इस प्रकार से,
और इसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, यहां रखा इस प्रकार से, इसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। तो आपको पता है यहाँ पे जिन दो प्लेन में इसको रखा गया था, यानी एक्स वाई प्लेन में रखा गया, तो इसको डायरेक्शन इसकी आई वो प्लस जेड या माइनस जेड आई। तो यहाँ पर अब जब एक्स जेड प्लेन में इसको रखूंगा तो ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि या तो प्लस जे कैप आएगी या माइनस जे कैप आएगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में उन क्वांटिटीज को लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेन की डायरेक्शन जो है, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, वो प्लस जे कैप या माइनस जे कैप आती है। उसी प्रकार से अगर आप वाई जेड प्लेन के अंदर रखते हैं किसी अपने ऑब्जेक्ट को, कोई सरफेस कह सकता हूं मैं इसको, तो इसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की वो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप आ जाएगी। यानी इस सरफेस के अंदर 2D है, ये सभी 2D हैं, इन 2Ds के अंदर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो दोनों साइड आती हैं, यानी इस साइड में भी और उसकी बैक साइड में भी आती हैं। उसी प्रकार से अगर सर्किल की बात करूं तो अगर ये सर्किल यहाँ पे रखा गया, मान लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन में यहाँ पर एक सर्किल रखा गया है इस प्रकार से, तो उसके परपेंडिकुलर ही आएगी उसकी डायरेक्शन, जो क्रॉस प्रोडक्ट उसका जो भी होगा, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आर रेडियस है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इस पृष्ठ के यानी ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा एरिया वेक्टर, तो जे कैप ऊपर, या अगर माइनस जे कैप आ सकता है कंडीशन के हिसाब से तो माइनस जे कैप नीचे होगा। ये सारे एग्जांपल जो थे आपके 2D के थे। और इसके अंदर हमने देखा कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया जो है ये जैसे यहाँ पर एरिया इसका ये था, इसका एरिया इन सभी के पास डायरेक्शन भी आई, किसी में प्लस आई कैप माइनस आई कैप, किसी में प्लस जे कैप माइनस जे कैप, और इसमें आपकी के कैप या माइनस के कैप आती है। तो एरिया के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी आती है यहाँ पर। इन्हीं का यूज हमें इस चैप्टर में करना है। हमें एरिया को एरिया वेक्टर लेके चलना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन दिखाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने के लिए हमें एरिया को एरिया वेक्टर से डिनोट करना होगा। याद रखें, एरिया वेक्टर जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ही। यहाँ पे जैसे ये एरिया है, ये आपका प्लेन है, सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और उसी प्रकार यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं दिखाना चाहूं तो इस प्रकार से दिखा सकता हूं, बैक साइड में माइनस जेड दिखा सकता हूं, यानी के कैप दिखा सकता हूं, और रियलिटी में ऐसे होंगे या ये अंदर की तरफ होगा। तो अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस सरफेस को, जैसे मान लीजिए सरफेस है, अगर आप इस सरफेस को कोई एंगल देते हैं तो ये जो अपना एरिया वेक्टर है ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन जो इसके नीचे वाले जो पहले सरफेस थी उससे ही एंगल बनाता जाएगा, लेकिन इस सरफेस के साथ ये हमेशा 90 पे रहेगा। इतना आपको याद रखना है। तो ये तो बात आ गई 2D की। 2D के अंदर हमने देखा कि इनका मैग्नीट्यूड भी है, इनका अपना जो डायरेक्शन है एरिया की वो भी आती है, तो ये एरिया वेक्टर हम यहाँ पर लेंगे। अब हम बात करेंगे 3D की, जिसके अंदर अपना स्पेयर गोला आएगा, एक हम बेलन भी ले सकते हैं, और एक हम क्या ले सकते हैं, क्यूब यानी घन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3D की। 3D के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए एक क्यूब लेते हैं, घन लेता हूं मैं यहाँ पर। इस घन के अंदर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड के अंदर हमने इसको सेट किया। इस घन में 6 फलक होंगे, 6 सरफेस कह सकता हूं, 1 1 2 3 4, एक जस्ट सामने वाला 5, और एक जस्ट इसके पीछे वाला 6। 6 फलक होंगे। इन 6 फ्लक्स के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस एरिया की, जो यहाँ पे मैंने छायांकित किया है, जैसे हमने 2D की तरह निकाला था, तो ये सिर्फ एक फलक अब 2D की तरह है, और इसका एरिया वेक्टर हमेशा यहाँ पे बाहर की ओर होगा। अगर सिर्फ 2D है तो दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए मैंने A1 वेक्टर मान लिया, तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। उसी प्रकार से ये जो फलक है इसका एरिया जो है मान लीजिए A2 वेक्टर वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ A3 बाहर की तरफ होगा, A4 बाहर की तरफ होगा, यहां से जो A5 है वो इधर बाहर की तरफ होगा, A6 है वो पीछे की तरफ बाहर की तरफ होगा। लेकिन जैसे हमने बात की थी पहले वाले केस में 2D के अंदर, ये जो सरफेस था इसको हमने इस तरह से भी दिखाया था कि इसका एरिया जो इस साइड में भी हो सकता है, लेकिन वो 2D था। इस 3D में हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी
आप जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ कभी नहीं दिखाएंगे इन केस ऑफ 3D। 2D की तरफ 2D में दोनों तरफ हो सकता है, 3D में सिर्फ आउटवर्ड बाहर की तरफ ही आपको एरिया वेक्टर लेना होगा। ये आपको याद रखना है कि एरिया वेक्टर ओनली आउटवर्ड्स इन 3D ऑलवेज, यानी कि 3D के अंदर आपको एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है हमेशा आउटवर्ड ही देनी है। आप भूल जाइए कि इस साइड में भी होती है 3D के लिए, आपको सिर्फ याद रखना है 2D में आप दोनों साइड ले सकते हैं। आप उसमें इस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या जिस अक्षर के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से जो भी डायरेक्शन उसकी बनती है वो दोनों तरफ आप ले सकते हैं। 3D में सिर्फ आपको आउटवर्ड देना होगा। अब देखिए, क्योंकि एक कारण और है, ये क्लोज्ड कहलाता है, ये क्लोज्ड सरफेस कहलाता है। जैसे वो बेलन है, वो आपका गोला है, स्फीयर है, ये सारे क्लोज सरफेस कहलाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हमारे पास आएंगी। और वो ओपन सरफेस कहलाता है, जो 2D में होता है वो ओपन कहलाता है। तो ओपन के लिए दोनों साइड, दोनों तरफ, और आपका जो क्लोज सरफेस है उसके लिए ओनली आउटवर्ड। यहां पर आप देखें तो यहाँ पर एक सिलेंडर मैंने दिखाया है, बेलन मैंने दिखाया है। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया हमेशा आउटवर्ड, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए A1 वेक्टर कह दिया, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना है। अब ये तो दो बातें होंगी, दो ये सरफेस हो गया, नीचे वाला हो गया। जैसे इनका अगर रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसके अलावा एक चीज हमारे पास और रह जाती है। जैसे मान लीजिए ये ले लेता हूं मैं, अपना जो मार्कर है ये एक बेलन ही है, ये ले लिया, एक तो इसका हो गया, एक इसके ऊपर वाले का हो गया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके चारों का वक्र पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, उसका भी तो डायरेक्शन होगा, उसका भी तो सतह है। जैसे यहाँ ये वक्र पृष्ठ है, अब इसी प्रकार से ये भी तो है, लेकिन 2D में बनाया तो यहाँ पे आपको 3D दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक इसका इस प्रकार से एरिया वेक्टर होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, तीसरा पृष्ठ इसका रह गया ये जो इसका वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ के अगर आप छोटा सा अल्पांश यहाँ पर लेते हैं तो इससे आउटवर्ड बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं तो इस साइड में हो जाएगा, पीछे वाले साइड लेते हैं तो मेरी तरफ इधर हो जाएगा, इस साइड में अल्पांश लेते हैं तो बाहर की तरफ इस साइड में इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। यानी वक्र पृष्ठ का जिस पे आप पॉइंट लेंगे, जहां पॉइंट लेंगे उसी से परपेंडिकुलर होगा। उसके अलावा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इन दो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो A2 वेक्टर नीचे और A1 वेक्टर इस प्रकार से दिखाया जाएगा। इन सभी की यही तो एप्लीकेशन है गाउस लॉ की। मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इनमें लेना। ये सारी कंडीशन अपने पास आएंगी, गोला भी आएगा, घन भी आएगा, बेलन भी आएगा, सभी चीजें आएंगी। और एक सरफेस यानी पृष्ठ भी आएगा, चालक पट्टिका आएगी, अचालक पट्टिका, सभी बातें आएंगी। फिर बात आती है स्पेयर की। अगर स्पेयर हमारे पास आ जाए और स्पेयर के अंदर हमारे पास इस प्रकार से रखा हो तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया वेक्टर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। उस स्पेयर के किसी भी जहां पर आपको लेना है उस पे छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं। अल्पांश के लिए डी ए वेक्टर लिखा जाएगा। अगर टोटल एरिया लेना है तो ए वेक्टर लिख सकते हैं। बुक्स में एस से भी लिखा जा सकता है, जैसे सरफेस होता है तो सरफेस को मोस्टली कई बार एस से भी लिखा जाता है, डीएस वेक्टर से भी लिखा जाता है। यहाँ मैं ए से लिख रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम अपने नहीं आएगी। तो जब इस प्रकार से लेना हो तो हम क्या करते हैं, उसका जो सेंटर है उस पेयर का, उस सेंटर से रेडियस के अकॉर्डिंग हम एक लाइन खींचते हैं। जो रेडियस तो हर जगह हो सकती है इसकी, जो भी जहां पर भी हम लेना चाहे वहां रेडियस होगी, तो उससे डायरेक्ट बाहर की ओर परपेंडिकुलर सरफेस से, इसके जो ऊपर का सरफेस है स्पेयर का, उससे परपेंडिकुलर इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो होगी। ये हमें एक स्पेयर के अंदर लेना होगा। तो ये सभी बातें थी एरिया वेक्टर के बारे में। यानी हमने अब ये जान लिया कि यहाँ पर जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी खुद की डायरेक्शन है, चाहे 3D हो चाहे 2D हो, वो हमेशा उस सरफेस के, जिस सरफेस की बात हो रही है उससे हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आपको लेना है। इसका एक केस और भी होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पृष्ठ है, मान सपोज करें ये मेरे पास एक पृष्ठ है, या मान लीजिए मैं अपने बुक्स ले लेता हूं, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से मैं इस साइड में देख रहा हूं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में चाहिए, तो मेरा एरिया वेक्टर है वो यहां से मेजर होगा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर मैं इसी पृष्ठ को इस साइड से देख रहा हूं तो मेरा एरिया वेक्टर है वो उस साइड में होगा, यानी कि तब उसकी दिशा ये हो जाएगी। इस साइड से देख रहा हूं तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ये एक इसका जनरल तरीका है जो ये भी बताता है कि इसकी डायरेक्शन है, जिस दिशा में हम देखते हैं उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होता है। लेकिन याद रखें एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा ही पृष्ठ के परपेंडिकुलर रहेगा।
ये पृष्ठ कहीं भी घूम सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसका एरिया वेक्टर, इसके हमेशा अगर ये पृष्ठ ऐसे घूमता है तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा पृष्ठ के। ये चाहे आपकी साइड की चीजों से दूसरे पृष्ठ से कैसा भी एंगल बनाए, लेकिन इस पृष्ठ के साथ हमेशा ये 90 डिग्री पे रहेगा। उस हिसाब से एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बनेगा उससे डिफाइन होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो कितना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा, एक है उसकी फिजिकल डेफिनेशन और एक है उसकी थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक परिभाषा। याद रखें जितनी भी सैद्धांतिक परिभाषाएं होती हैं उनसे हमें फॉर्मूले मिलते हैं, मात्रक मिलते हैं और सारे डेरिवेशन मिलते हैं। फिजिकल डेफिनेशन भौतिक परिभाषा जो होती है उससे हमें सिर्फ चीजों को समझना होता है, उससे हमें कोई फॉर्मूले मात्रक डिवाइन नहीं मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।